हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मुझे देखने वाले सारे स्टूडेंट्स को नमस्कार। आ जाइए जल्दी से अपनी नोटबुक और पेन लेके। लेट्स हैव एन एक्सटैटिक सेशन अहेड। चलिए आगे एक बहुत बेहतरीन सेशन की तरफ बढ़ते हैं। अभी अभी आपने करंट अफेयर्स की क्लास खत्म की है और अब आपके सामने इंग्लिश की क्लास लेकर मैं अजय कुमार हाजिर हूं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट इट। अरुणा साहू गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। रितु पवार गुड मॉर्निंग बेटे। अपनी नोटबुक और पेन के साथ बिल्कुल अलर्ट हो जाएं और हम अपनी यात्रा को स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार रिवीजन लेते हैं। प्रिंस विलियम्स गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग प्रिंस। नमस्कार आप सभी को। शुरू करते हैं और लगातार कमेंट्स करते रहिएगा बेटा, लगातार डायलॉग में रहिएगा। मैंने कहा, मैं बार बार कहता हूं कि ये मोनोलॉग बन के ना रह जाए, लेट इट बी ए डायलॉग। अगर डाई मतलब दो और लोग मतलब बातें, अगर डायलॉग होता रहा तो संवाद कहलाता है। अगर मोनोलॉग कहता रहा तो खामखा विवाद होके खड़ा हो जाएगा। राइट। पुष्पिंदर अत्री जय हिंद सर। जय हिंद बेटा, जय हिंद। सोनू चौहान गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आप सभी जुड़ जाइए, सभी आ जाइए। अमित, निकुंज, एक बार जल्दी से आप सारे के सारे जुड़ जाइए। एक बार सारे के सारे इकट्ठे हो जाएं और उसके बाद फिर हम अपनी यात्रा पर चलते हैं। शैलेंद्र पॉल गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। पुष्पेंद्र बैरागी, शीलेंद्र पाल, सबको गुड मॉर्निंग बेटा, सबको नमस्कार। बड़े अच्छे अच्छे इमोजी भेज रहे हैं। सूर्य देवता हैं जो प्रकाश के प्रतीक हैं और उसी प्रकाश की ओर हम यात्रा कर रहे हैं कि अंधकार से प्रकाश की ओर हमारा जीवन हो। ऑफ बीट स्टडी के लिए बिल्कुल तैयार है बेटा, बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल जरा हट के अध्ययन करेंगे, चीजों को बेहतरीन तरीके से करेंगे। और जैसा कि आपने अभी अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में इंफॉर्मेशन ली राकेश सर से, और अब हम चीजों को बेहतरीन लेवल पर इंग्लिश में जानने जा रहे हैं। एक एक चीज बहुत जरूरी है, एक एक शब्द बहुत जरूरी है। जैसे आज के सेशन में आपने जाना कि कोई एक व्यक्ति के साथ हुई घटना संविधान में बदलाव ला सकती है, कानून में बदलाव ला सकती है। आज आपने जाना कि 1985 में शाहबानो के साथ अगर एक व्यक्ति के साथ घटना घटित होती है तो पूरा देश प्रभावित होता है और उससे हमें एक नया कानून, एक नई धारा, वहां से विचारधारा निकलती है। तो आप अपने आप को बिल्कुल अनइंपॉर्टेंट मत मानिएगा। संविधान कहता है, या हकीकत में अपने आप को व्यक्ति इंपॉर्टेंट मान के चले, इंपॉर्टेंट मान के चले, और आपके साथ हुई सारी घटनाएं आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा बने। राइट। और किसी एक व्यक्ति के साथ हुआ बदलाव समाज में आमूल बदलाव ला सकता है। स्वामी विवेकानंद के साथ कोई घटना घटित होती है और जितनी उस व्यक्ति, एक व्यक्ति से जो बदलाव आया, बहुत बार तो कई हजार लोग मिलकर उतना बदलाव नहीं ला पाते। तो बी लाइक अ पर्सन ऑफ चेंज, एक बदलाव लाने वाले व्यक्ति बने और बदलाव सारे के सारे सकारात्मक हो। उसी सकारात्मक बदलाव की अपेक्षा में, इच्छा में अपने काम को स्टार्ट करते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शैलेंद्र पॉल, पुनीत चौधरी सर ने बताया था कि इंग्लिश का बैच ले लो। बेटा इंग्लिश का बैच ले लो। और अभी बैच की बात ना करके अभी हम पढ़ाई की बात करें तो पहले, सबसे पहले बहुत अच्छा है मैं एक बार विद इन 5 मिनट्स एक बार कल वाले क्वेश्चंस को हम रिवाइज कर लें। कल वाले क्वेश्चंस को रिवाइज करें और फिर हम उसको आगे लेके चले, वो सबसे बेहतरीन होगा। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। हिमानी त्यागी, विवेक पॉल, आर.एस. मीना जी, आइए सब। गुंजन, शाबाश बेटा। आइए स्टार्ट करते हैं। द ग्रेट इनसाइट, किसी भी फील्ड की गहरी समझ, उसे क्या कहते हैं? राइट। एक बार हल्का सा रिवीजन हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। आंसर आपका सबका कल ही आ गया था। अक्यूमन, अक्यूमन माने गहरी समझ होती है। जैसे पॉलिटिशियंस हैव अक्यूमन ऑफ पॉलिटिक्स, उन्हें पॉलिटिक्स की गहरी समझ होती है। अबियंस माने बाधा होता है, ये मैं कल करा चुका हूं। ये मत समझिएगा कि थोड़ा स्पीड से हो रहा है। जो बच्चे कल थे उन्हें बेहतरीन समझ में आ जाएगा और जो फिर बाकी चीजें हैं वो अपने आप से स्लो हो जाएंगी। एबेरेंट का मतलब अजीबोगरीब होता है, स्ट्रेंज इसे कहा जाता है। एब्डिकेट का मतलब किसी को, किसी अधिकार या पद को त्याग देना। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल श्री राम एब्डिकेटेड द पोस्ट। श्री राम एब्डिकेटेड द क्लेम टू द थ्रोन, यानी कि उन्होंने अपनी जो राजा की एक पदवी थी, जो पोस्ट थी, उसको त्याग दिया। बहुत सही। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो हमने कर लिए थे वहां पर टाइम ना लगाकर, ये हमारे कल के किए हुए हैं, एक बार रिवीजन हो जाए। द पोस्टमार्टम, मरने के बाद किसी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम क्या कहलाएगा या उसकी स्टडी क्या कहलाएगी?
राइट। द पोस्टमार्टम ऑफ एनी डिजीज, किसी भी डिजीज का जो पोस्टमार्टम है वो कहलाता है ऑटोप्सी, मरने के बाद जो शव परीक्षा है, राइट। एब्डिकेट माने त्याग देना, ये हमने किया था। एब्ल्यूशन पापों की मुक्ति हेतु स्नान। बैकनेलियन शराबी के लिए इस्तेमाल होता है। यहां पे हम आ गए। अ पर्सन हु इज ऑलवेज ईगर टू क्वारल ओवर ट्राइफल्स, इसमें कुछ वर्ड्स से हमें सेंटेंस, मैंने कहा कोई भी अगर हम शब्द लेंगे, चीजें जो रहेंगी वो थोड़ा सा ऑफ बीट रहेंगी बेटा, जरा हट के रहेंगी चीजें। हम हर एक शब्द को वाक्य बनाएंगे, क्योंकि हर एक शब्द और हर एक वाक्य में ताकत है कि वो आपके अंदर बदलाव ला सके, राइट। ओशिन चौधरी, प्रणाम गुरुजी, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। अब बेहतरीन तरीके से चीजों को समझने पर आ जाते हैं। आइए, अ पर्सन हु इज ऑलवेज ईगर टू क्वारल ओवर ट्राइफल्स, ट्राइफल्स माने अनइंपॉर्टेंट थिंग्स, इनको ट्रिवियल्स भी कहा जाता है। अपनी नोटबुक में जरूर लिखिएगा ट्रिवियल्स, और ट्रिवियल्स का भी मतलब होता है अनइंपॉर्टेंट थिंग्स। ऐसी कोई भी चीज जो इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसी कोई भी चीज जो बिल्कुल मायने नहीं रखती, उनको ट्रिवियल्स कहा जाता है। समथिंग ऑफ नो वैल्यू, ऐसी कोई भी चीज जो वैल्यू की नहीं है उसको ट्रिवियल भी कह सकते हैं। रिब्यूक्ड का मतलब जिस पर डांट पड़ी हुई है। एक बार इससे पहले सेंटेंस लेते हैं, क्योंकि हर एक वर्ड से सेंटेंस लेना बहुत जरूरी है, राइट। रिब्यूक्ड का मतलब डांटा हुआ। स्टेटमेंट लेते हैं, लिखे बेटा, द रिब्यूक्ड, लिखना जरूरी। हर एक बात को बेहतरीन तरीके से महसूस करते चले बेटा। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हरीश पवार, बहुत अच्छे बेटा। आर एस मीणा, रितु पवार, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आ जाइए। द रिब्यूक्ड, स्टेटमेंट लेते हैं बेटा, द रिब्यूक्ड बॉय। रिब्यूक्ड का मतलब क्या है? जिस पर डांट लग चुकी है, डांटा हुआ, जिस पर डांट लग चुकी है। जैसे कंफ्यूज्ड, यानी कि ऐसा बच्चा जो कंफ्यूज हो चुका है, राइट। इंटरेस्टेड, जो इंटरेस्टेड है। द रिब्यूक्ड बॉय, यानी कि यहां पे, बल्कि फिल इन द ब्लैंक बनाए तो ज्यादा अच्छा है। एक फिल इन द ब्लैंक हमारा बन जाएगा। ये बेहतरीन होगा कि अगर हम यहां पे फिल इन द ब्लैंक बना ले। ये बन गया हमारा फिल इन द ब्लैंक। द रिब्यूक्ड बॉय डक्ड, DUCKED, हिज हेड। शाबाश, बोल बोलकर क्लास 10 करें तो और भी अच्छा, बेहतरीन। द रिब्यूक्ड बॉय डक्ड हिज हेड विद शेम। द रिब्यूक्ड बॉय डक्ड हिज हेड विद शेम। डक हेड विद शेम का मतलब होता है शर्म से नजरें ना मिला पाना, एम्बेरेस्ड महसूस करना। डक योर हेड विद शेम का मतलब, अगर कभी आ जाए कि डक हिज हेड, अगर आ जाए डक द हेड, अगर एग्जाम में पूछा जाए आपसे कि डक द हेड का मतलब क्या है, तो ऑप्शन नंबर ABCD जहां भी लिखा हो, फील अशेम्ड, शर्मिंदा महसूस करना, फील अशेम्ड, राइट। एग्जाम में पूछा गया अ पर्सन हु इज ऑलवेज ईगर टू क्वारल ओवर ट्राइफल्स, वो व्यक्ति जो हमेशा ट्राइफल्स पर, छोटी छोटी बातों पे, अनइंपॉर्टेंट टॉक्स पे झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाए। इसमें से आंसर तो आपने बताया, बिल्कुल सारे के सारे सही आंसर दे रहे हैं। आंसर बेलिकॉस है, पर उसमें से दूसरे वर्ड से भी हमें जो सीखने को मिल रहा है वो जरूर सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंसर जान लिया और आगे बढ़ गए। और भी तो वर्ड्स हैं। हो सकता है कि आज इससे क्वेश्चन है, कल को अगर इससे क्वेश्चन आए तो हम अटक जाएंगे, कल को अगर इससे क्वेश्चन आए तो हम अटक जाएंगे। तो कोई वर्ड, जो भी वर्ड हमारी आंखों के सामने आ रहा है, उसको अच्छे से जान लो। जिस व्यक्ति से मिल रहे हो उसको अच्छे से परिचित हो जाओ। दुनिया के सारे लोगों से तो हम मिल नहीं सकते, तो जितनों से हम मिल रहे हैं कम से कम उनको अच्छे से जान लें, तो हमारा परिचय का विस्तार हो जाएगा, राइट। तो जो हमारी आंखों के आगे आ जा रहे हैं उनको जानना जरूरी। अगर एग्जाम में आ जाए डक द हेड, जैसा कि आता भी है, तो आंसर में मिलेगा फील अशेम्ड, यानी कि शर्मिंदा महसूस करना। शर्मिंदा महसूस करना। कोई व्यक्ति जब शर्मिंदा महसूस करता है, शर्मिंदा महसूस करना, कोई व्यक्ति अगर शर्मिंदा महसूस करता है कहीं पर होने पर, दैट इज कॉल्ड डक द हेड। जैसे कई बार कुछ गलत हो जाता है तो बच्चा क्या करता है, गर्दन नीचे झुका लेता है और आपसे बात नहीं करता है, नजरें नहीं मिलाता है, तो उसे बोलते हैं डक द हेड। द रिब्यूक्ड बॉय डक्ड हिज हेड विद शेम, यानी कि जिस बच्चे पर डांट लगी उसने शर्मिंदा होकर अपनी नजरें झुका ली। तो जब कहते हैं कि यार उस दिन तो मैं नजरें ही नहीं मिला पाया, तो आप कह सकते हो, मेरे साथ बोलेंगे, शाबाश, बोले आए, बहुत अच्छे, वहां बैठे हैं, बैठे बैठे बोलते रहे बेटा, आई डक्ड माई हेड, आई डक्ड माई हेड विद शेम, यानी कि मैं नजरें नहीं मिला पाया, आई कॉन्टेक्ट नहीं बना पाया, आई कुड नॉट लुक टू द पर्सन, व्यक्ति की तरफ मैं नहीं देख पाया। तो रिब्यूक्ड का मतलब जिस पर डांट लग चुकी है। बेलिकॉस, स्पेलिंग आपको याद हो ही जाएगी, स्पेलिंग को तोड़ लिया करो बेटा, री ब्यूक और ड, या फिर ब्यूक कैसे पढ़ोगे, BUK, और ED लगा दिया, उसमें वर्ड बन गया रिब्यूक्ड।
बेलिकॉस इसका आंसर है, एक ऐसा व्यक्ति जो छोटी छोटी बात पे झगड़ा करे, आंसर बी है। बेल आपको पता ही है, मैंने बताया था जिसके दिमाग में घंटियां बजती रहें, बेल माने घंटियां, आय का मतलब जानते ही हो, तोड़ लिया करो बेटा, बेल ली कोस, राइट, स्पेलिंग भी याद हो जाएगी। बेल कैसे पढ़ेंगे, BELL, शाबाश। बेल, बेलिकॉस, बेलिकॉस का मतलब क्या है, झगड़ालू, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करने वाला। सिनोनिम्स भी हैं, हम आगे करेंगे, कैंटेंक्रस है, ट्राकेलेंट है, टेस्टी है, कोलेरिक है, पग्नाशियस है, राइट, एक नहीं है, तमाम है जो हम करेंगे आगे, बट अभी हम उसको हैवी नहीं, बिल्कुल हल्के तरीके से लेके चलेंगे। बिल्कुल सही ओशिन चौधरी, आई डक्ट माई हेड विद शेम, बहुत बढ़िया। जो बच्चे साथ साथ कमेंट करते चल रहे हैं वो बहुत अच्छे बेटा, बेहतरीन लेवल पर अपना पार्टिसिपेशन लगातार रखें। बेलिकॉस का मतलब झगड़ालू किस्म का व्यक्ति। अगला वर्ड ऑब्लिटरेटेड, हम स्टेटमेंट लेते हैं बेटा, ये आपने उतार ही लिया होगा, तो आगे चलते हैं। वर्ड आ रहा है बेटा ऑब्लिटरेटेड, बोलेंगे मेरे साथ, शाबाश। ऑब्लिटरेटेड स्पेलिंग कैसे, ऑब ली, राइट, ट कैसे बोला, TE से, और रेटेड तो आप पढ़ ही सकते हो, स्पेलिंग याद हो जाएगी। ऑब कैसे पढ़ा जाएगा, ऑब, OB, लिट या LITE, लाइट होता है तो इसको लिट पढ़ लो, ऑब्लिट, और रेटेड आप जानते ही हैं, ऑब्लिटरेटेड, राइट। तो ऑब्लिटरेटेड की स्पेलिंग, तो ऑब कैसे पढ़ा गया, OB, लिट कैसे पढ़ा गया, LIT, अर उसमें जोड़ना है तो ER, या LITER भी, आप लीटर तो वर्ड आपको याद हो ही जाएगा, आप ऐसे और भी अच्छा जोड़ सकते हो, LITER, 1 लीटर 2 लीटर होता है, तो ऑब्लिटरेटेड, स्पेलिंग तोड़ लिया करो अगर स्पेलिंग याद नहीं होती है बेटा, तोड़ने से स्पेलिंग जल्दी याद होती है। तो वर्ड बना ऑब्लिटरेटेड, इसका मतलब पूर्णतया खत्म कर देना, जड़ से उखाड़ देना, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिटरेटेड। तो कोई चीज अगर खत्म कर देना है उसे ऑब्लिटरेट कहा जाता है। स्टेटमेंट लेते हैं, आर यू रेडी, लेट्स टेक द स्टेटमेंट। आई अटेंड दीज क्लासेस, बेटा वाक्य लिखते जरूर रहिएगा, क्योंकि अगर आप वाक्य नहीं ले रहे हैं किसी वाक्य से, किसी शब्द से, तो कोई फायदा नहीं। आई अटेंड दीज क्लासेस टू, आई अटेंड दीज क्लासेस टू, यहां पे एक फिल इन द ब्लैंक बना दे, और यहां पे क्या आएगा, ऑब्लिटरेट, क्योंकि टू के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। आई अटेंड दीज क्लासेस टू ऑब्लिटरेट माई, आई अटेंड दीज क्लासेस टू ऑब्लिटरेट माई, to obliterate my, impoverish, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, to obliterate my impoverishness, NESS, चलिए आ गया। impoverishness का मतलब होता है बेटा गरीबी, पॉवर्टी, किसी तरीके से। अब गरीबी ये नहीं कि सिर्फ फाइनेंशियल हो, गरीबी हो सकता है कि वैचारिक हो, ज्ञान की हो, राइट, सो दैट इज कॉल्ड, बिल्कुल सही बता रहे हैं बेटा ओशिन चौधरी, रूट आउट करना किसी को, बिल्कुल वो ऑब्लिटरेटेड है। सो आई अटेंड दीज क्लासेस, मैं ये क्लासेस क्यों लेता हूं, टू ऑब्लिटरेट माई इम्पोवरिशनेस, अपनी गरीबी को। अब गरीबी का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल से मत लीजिएगा, गरीबी का मतलब यहां पर हो सकता है कि पद की, प्रतिष्ठा की, मान की, सम्मान की, इज्जत की, रुतबे की, दौलत की, शोहरत की, किसी भी चीज की अगर कमी है, उस कमी को हम बता सकते हैं किससे, इम्पोवरिशनेस से, राइट। कमी खासकर जो समाज में संपन्नता को दिखाती है, उन संपन्नता की चीजों की कमी, संपन्नता ज्ञान की भी, संपन्नता आपके पास धन की भी, संपन्नता आपके पास संसाधनों की भी, अगर उन चीजों की कमी है तो वो इम्पोवरिशनेस कहलाती है। यानी कि इम्पोवरिशनेस का मतलब है द लैक ऑफ रिसोर्सेस, द लैक ऑफ रिसोर्सेस, राइट, जो रिसोर्स हैं, द लैक ऑफ रिसोर्सेस, जो रिसोर्सेस हैं उनकी कमी, संसाधनों की कमी, लिख लीजिएगा, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, इम्पोवरिशनेस कहते हैं। थोड़ी सी ईंटें इकट्ठी हो जाएं, फिर वाक्यों को करने का एक अलग मजा होगा। तो द लैक ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों की कमी, जैसे किसी चीज के करने की मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास इच्छा है, त्वरा है, ताकत है, पर उस ताकत को, जैसे सचिन के पास क्रिकेट खेलने की एबिलिटी है, पर एक अच्छा स्टेडियम खेलने के लिए मिलेगा ही नहीं, एक अच्छी पिच नहीं मिलेगी, तो फिर प्रैक्टिस कैसे हो पाएगी। तो यहां पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है आप लोगों के लिए, हमारी टीम के द्वारा, जहां पर किसी तरीके की इम्पोवरिशनेस आपको सताए नहीं, हर तरीके का रिसोर्स आपके पास अवेलेबल हो जो भी आपको सफल बनाने के लिए चाहिए। तो ऑब्लिटरेटेड है। अगला वर्ड इनएफेबल है, राइट। मेरे हिसाब से साथ साथ नोट करते चल रहे होंगे, तो साथ साथ नोट करते रहिएगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सब एक साथ, राइट। सो स्टेटमेंट लेते हैं बेटा। अगला वर्ड है इनएफेबल, जिसे शब्दों में कहा ना जा सके, इनएफेबल, अनस्पीकेबल कहा जाता है बेटा इसको,
जिसको शब्दों में बयान ना किया जा सके, अनस्पीकेबल। अगर इनएफेबल कहा जा रहा है इसका मतलब अकथनीय, अवर्णनीय, राइट। जैसे मां बनने का जो भाव है एक महिला के लिए, वो कैसा है, इनएफेबल एक्सपीरियंस। कहते मैं हिमालय में गया और एक संत से, एक मुनि से मेरी मुलाकात हुई और वो जो 1 घंटे की मेरी वार्तालाप है वो मेरे लिए एक इनएफेबल एक्सपीरियंस है। शब्दों में जिसे बयान ना किया जा सके, राइट, शब्दों में जिसे बयान ना किया जा सके, दैट इज कॉल्ड इनएफेबल। इनएफेबल स्पेलिंग कैसे याद होगी बेटा, इन कैसे पढ़ोगे, आई एन, एफ कैसे पढ़ोगे इसमें, ई डबल एफ। ये हो गया इन, ये हो गया एफ। इन शब्दों को बेटा साथ साथ लिखते रहना। अगर यूपीएससी में डिस्क्रिप्टिव का पेपर देना है, सीएपीएफ में देना है, अगर कभी भी बैंकिंग में कोई डिस्क्रिप्टिव में पार्टिसिपेट करना है तो बेटा स्पेलिंग्स पर स्पेशल ध्यान दीजिएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि स्पेलिंग साथ साथ तोड़ तोड़ के लेते रहो और ऐसे ही लिखिएगा। आपको जब लिखना है अपनी नोटबुक में तो इन अलग लिखो, इन लिखा, एफ अलग लिखो और एबल अलग लिखो। ऐसे लिखो बेटा स्पेलिंग को, आप ऐसे मत लिखो एक साथ, टुकड़े तोड़ो और अपने मन में देखो स्पेलिंग को, राइट। जब मैंने स्पेलिंग याद की तो कैसे, मैं अपने मन में पहले उस स्पेलिंग को छापता हूं, मैंने देखा और टुकड़ों में तोड़ लिया। मैंने पहले उसको, मैंने सीधा इनएफेबल नहीं देखा, मैंने कैसे देखना शुरू किया उस स्पेलिंग को बेटा, मैं अपने तरीके से बताता हूं कि मैंने कैसे उस काम को किया। मैंने अपने मन में उसको छापना शुरू किया, क्योंकि वर्ल्ड इज नॉट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, इट इज ऑलवेज फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। ये जो दुनिया है ना बेटा, ये अंदर से बाहर की तरफ है, ये बाहर से अंदर की तरफ नहीं है। अगर अंदर झांकने वाला होता नहीं तो दुनिया में मुझे कुछ दिखाई देता ही नहीं। एक आप में और एक डेड बॉडी में अंतर क्या है, डेड बॉडी की आंखों में से कोई नहीं झांक रहा अंदर से बाहर। जब आपने अंदर से बाहर झांका तभी आपके अंदर ज्ञान आ पाया। पर अगर अंदर से बाहर हम नहीं झांक पाते या वो झांकने वाला पीछे नहीं होता तो हम सीख नहीं पाते। यानी कि ये जो यात्रा है वो इन आंखों के पीछे से झांकने वाले की है। उसको उस तरीके से दिखाओ जिस तरीके से वो सार्थक हो। अगर निरर्थक तरीके से हम दिखाएंगे तो वहां पर एग्जाम में हम क्वेश्चंस को सही ढंग से देख नहीं पाएंगे, राइट। तो मैंने कहा मेरा तरीका क्या है, मैंने स्पेलिंग को तोड़ा और उसको देखना शुरू किया कि भाई इन कैसे पढ़ूंगा, आई एन, एफ कैसे पढ़ूंगा, ई डबल एफ, एबल कैसे पढ़ूंगा, ए बी एल ई, और फिर मैंने इसको जोड़ लिया इनएफेबल, राइट, इनएफेबल। बहुत अच्छे, स्पेलिंग बन गई और साउंड भी बन गया, स्पेलिंग साउंड, राइट। तो बिल्कुल सही, इनएफेबल का मतलब है जिसे शब्दों में बयान ना किया जा सके, इनएफेबल, शब्दों में बयान ना किया जा सके। जैसे द टीचिंग्स, जिसे जिया जा सकता है, जाना जा सकता है, पर शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। द टीचिंग्स ऑफ द गीता, एक्सपीरियंस कर सकते हो, जी सकते हो, जान सकते हो, आर ऑफ इनएफेबल क्वालिटी। उसे कितना भी बयान करें वो एक ऐसा सागर है, वो शब्दों में समा नहीं पाता, अनुभव में समा सकता है। ऐसी कोई भी चीज जो अनुभव में तो समा सके पर शब्दों में बयान ना किया जा सके, दैट इज कॉल्ड इनएफेबल। तो हमने जितने भी शब्द सीखे उनके साथ हमने कुछ ना कुछ चीजों को जोड़ा। जैसे इनएफेबल परफॉर्मेंस ऑफ विराट कोहली इन द लास्ट मैच, मेरे साथ बोले, द इनएफेबल परफॉर्मेंस। बहुत अच्छे, मुझे पता है कि आप बोल रहे हैं और यहां पे कमेंट भी करेंगे। द इनएफेबल परफॉर्मेंस ऑफ विराट कोहली इन द लास्ट मैच, पिछले मैच में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस, दैट इज कॉल्ड इनएफेबल। शब्दों में बयान ना किया जा सके, दैट इज कॉल्ड इनएफेबल। स्टेटमेंट लेते हैं बेटा, यहां से आगे चलते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। आइए बेटा, टू स्कोल्ड इन अ फेर्वेंट वे, टू स्कोल्ड इन अ फेर्वेंट वे। हाल तो क्वेश्चन में भी बहुत कुछ सीखने लायक है। अगर मुझे क्वेश्चन में ही पल्ले ना पड़े कि स्कोल्ड क्या है, फेर्वेंट क्या है, तो फिर आंसर देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। टू स्कोल्ड इन अ फेर्वेंट वे, राइट, टू स्कोल्ड इन अ फेर्वेंट वे। जल्दी से आंसर बताइए बेटा, कमेंट करके बताइए, शाबाश, राइट। टू स्कोल्ड इन अ फेर्वेंट वे, हाँ बेटा, शाबाश। जवाब बेटा ओशिन चौधरी, वेरी गुड, शाबाश। ओशिन चौधरी वेरी गुड बेटा, सी ऑप्शन बता रहे हैं। कैस्टिगेट बताया ओशिन चौधरी ने। बेटा औरों के जवाब कहां है बेटा, पार्टिसिपेशन, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। टू स्कोल्ड इन अ फेर्वेंट वे, सबसे पहले मुझे यह भी बताइएगा कमेंट करके कि फेर्वेंट का मतलब क्या होता है। कमेंट करके यह भी बताइएगा कि फेर्वेंट क्या होता है, व्हाट डज मीन बाय फेर्वेंट। और स्पेलिंग याद कीजिएगा इसकी भी, फेर और वेंट,
वेंटिलेशन समझते हो? वेंटिलेशन का मतलब क्या है? वेंटिलेशन मतलब हवा के आने जाने का रास्ता। यानी कि अगर कोई व्यक्ति गुस्सा है तो वो चुप रहता है या वो वेंट करता है। किसी पर अपना गुस्सा उतारना एग्जाम में बहुत बार आता है बेटा। अगर वेंट शब्द आ जाए तो इसका मतलब होता है एक्सप्रेस या फिर वे आउट। इसके दो मतलब निकल सकते हैं। वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है? जहां से हवा आ जा सकती है। वेंट शब्द का मतलब है एक्सप्रेस करना, जैसे वेंट योर फीलिंग्स। शाबाश, लिखिएगा, वेंट योर फीलिंग्स। जैसे आप स्टेज परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं, आप स्टेज पर बोल रहे हैं और आप वहां पर जाकर कहते हैं कि आई वॉन्ट टू वेंट माई फीलिंग्स। इसका मतलब आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई इमोशंस। मेरे जो इमोशंस है इस टॉपिक को लेकर मैं उनको एक्सप्रेस करना चाहता हूं। बहुत अच्छे। ओशिन के बाद कुछ लोगों ने और कोशिश की। एलएस कुमार, कैस्टिगेट, बहुत अच्छे। तानवी कोहली बी। बी का मतलब आपने बताया बेटा टीडियस, पर टीडियस का मतलब होता है थकाऊ, थका देने वाला। राइट? आप जैसे जैसे आंसर देते रहोगे मैं वैसे वैसे आपको साथ पार्टिसिपेट करता रहूंगा। डॉली ने कहा सी, बिल्कुल सही आंसर है बेटा, पर सही बताने से पहले मुझे कोशिश कर लेनी चाहिए, क्या पता कोई और भी अलग तरीके से थोड़ा सोच रहा हो, और आपके सोचने का सम्मान है बेटा। इस सोचने में ही परिपक्वता लानी है। इसका मतलब थकाऊ नहीं है। स्कोल्ड का मतलब हो गया डांट लगाना, पर सिर्फ डांट लगाना नहीं, बहुत एक्सप्रेसिव तरीके से। वेंट का मतलब क्या होता है? जैसे कई बार आप एक बात कहते हैं दूसरे को कि अपना गुस्सा मेरे ऊपर उतारने की जरूरत नहीं है। अपना गुस्सा मेरे ऊपर उतारने की जरूरत नहीं है, तो हम कहते हैं डोंट वेंट योर एंगर ऑन मी। डोंट वेंट योर एंगर ऑन मी। वेंट योर एंगर, तो वेंट का मतलब क्या है? एक्सप्रेस। गुस्सा किसी का किसी पर, कहते ना वो हरियाणवी में कहावत है बेटा कि हांडी का छो बरोली पे उतारना। राइट? हरियाणा में, अपने हरियाणा में एक कहावत है कि भाई हांडी का छो बरोली पे उतार रहा है। तो हांडी का छो बरोली पे उतार रहा है, यानी कि हांडी थोड़ी सी सम्माननीय है, बरोली को बेचारी को रगड़ा जाता है, उसको जो चाहे मत ले। राइट? तो हांडी का छो बरोली पे उतारना, इसका मतलब क्या है? वेंट योर एंगर। तो आप उसको अपने शब्दों में कह सकते हैं डोंट वेंट योर एंगर ऑन मी। आप अपने गुस्से को मेरे ऊपर निकालने की कोशिश ना करें, अपने गुस्से को आप संभाल के रखें। डोंट वेंट योर एंगर ऑन मी। तो वेंट का मतलब है बेटा एक्सप्रेस करना किसी चीज को बताना। बहुत सारे बच्चों का जवाब सही है बेटा, पार्टिसिपेशन लगातार अपना बेहतरीन है आपका। वेंट योर एंगर ऑन मी, तो वेंट का मतलब यही है। फेरवेंट का मतलब उग्र होता है बेटा। फेरवेंट का मतलब क्या होता है? उग्र, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव, दैट इज कॉल्ड फेरवेंट। राइट? बहुत उग्र तरीके से डांट लगाना। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बहुत बहुत हीटेड, HEATED। हीटेड का मतलब समझ रहे हो ना? हीट का मतलब क्या होता है? गर्म। टू स्कोल्ड इन अ हीटेड वे, टू स्कोल्ड इन अ फेरवेंट वे। एक एक शब्द को सीखते चले। यानी कि किसी को बहुत ज्यादा उग्र तरीके से भड़काना, सिर्फ डांट नहीं लगाना, उसकी क्लास लगा देना, चिल्ला चिल्ला कर उसकी हालत खराब कर देना, दैट इज कॉल्ड टू स्कोल्ड इन अ फेरवेंट वे। राइट? तो आंसर इसका जो होगा वो कैस्टिगेट होगा। राइट? इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा कैस्टिगेट। राइट? वैसे तो कास्ट आपको दिखाई दे रहा है, कास्टिगेट कहना चाहो तो कास्टिगेट भी कह सकते हो। ब्रिटिश और अमेरिकन का फर्क है, दोनों उच्चारण होते हैं बेटा। शाबाश। कास्ट आपको दिखाई दे रहा है, या कास्टी। जब कास्ट कर ही रहे हैं तो कास्ट में आई जोड़ ही सकते हैं। राइट? कास्ट और ई कैसे बोलेगा? आई से ई बनाया गया, और गेट, तो हमें स्पेलिंग भी याद हो जाएगी साथ में, कास्टी गेट। तो कास्टी गेट का मतलब क्या है? डांट लगाना। टू स्कोल्ड इन अ फेरवेंट वे, किसी को बहुत जबरदस्त तरीके से डांट लगाना, वो कास्टिगेट है। तो आंसर आपका सी हो गया। राइट? अब बाकी सारे वर्ड्स पर बात करते हैं, बाकी सारी चीजें, और साथ साथ एक एक वर्ड को नोट कीजिएगा बेटा, कोई शब्द ऐसा ना हो जो छूट जाए। वर्ड है एडिफाई। कमेंट करके मुझे बताएं कि एडिफाई का मतलब क्या है। आप में से कोई भी कमेंट करके बेटा मुझे बताएं कि एडिफाई का मतलब क्या है। ये सारे के सारे वर्ड्स एग्जाम में से उठाए गए हैं बेटा। क्वेश्चन लिया, उसका आंसर लगाया, पर ये भी वर्ड्स आपके एग्जाम में पूछे गए होंगे, इसीलिए ये ऑप्शन में मैंने रखे हैं। ये जानबूझकर क्वेश्चन ऐसा बनाया है कि एक ही क्वेश्चन में आपके 5 6 क्वेश्चन तैयार हो जाएं। आपका फेरवेंट तैयार हो गया, आपको एडिफाई का पता लगा, आपको वेंट का पता लगा कि वेंट योर फीलिंग्स, एक्सप्रेस क्या है, कैस्टिगेट पता लगा। ये एक क्वेश्चन नहीं है बेटा, हर एक शब्द में अपने आप में एक क्वेश्चन कवर होता है। राइट? तो एडिफाई का मतलब आपके हिसाब से कमेंट करके बताइएगा कि एडिफाई क्या होता है। शाबाश, आप में से कोई भी। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, कोशिश करें, बताएं एडिफाई का मतलब। अगर मैं ये कहता हूं कि वी आर ट्राइंग टू एडिफाई यू, वी आर ट्राइंग टू एडिफाई यू थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, हम इस प्लेटफॉर्म से आपको एडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एडिफाई,
शाबाश। एडिफाई, कोशिश करो, अंदाजा लगाओ, अंदाजा लगाया जा सकता है बेटा, हार नहीं माननी है। और कौन सा यहां पे नेगेटिव मार्किंग है? कोशिश रोको। अगर कोशिश रोकोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी बेटा, कोशिश को नहीं रोकना है। बहुत अच्छे। एडिफाई का आपने कहा अमेंडमेंट, किसी ने कहा ट्रेन, डॉली, शाबाश बेटा, शाबाश डॉली, आपका पार्टिसिपेशन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन। जितेंद्र सैनी कहते हैं कि अमेंडमेंट है सर। प्रशांत चौधरी, जानना, वेरी गुड डॉली, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। पुष्पेंद्र, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। जितेंद्र सैनी, इंप्रूव, मॉडिफाई, गिव एडवाइस, नाइस। एडिफाई का मतलब होता है बेहतरीन एग्जाम्पल्स के द्वारा पढ़ाना, टू टीच। जैसे कि आप देख रहे हैं कि चीज चाहे दो ही सिखाए हमारी टीम, पर बेहतरीन एग्जाम्पल्स के साथ सिखाती है बेटा। टू टीच या एजुकेट विद ग्रेट एग्जाम्पल्स, विद ग्रेट एग्जाम्पल्स, बेहतरीन एग्जाम्पल्स के माध्यम से पढ़ाना, टू टीच विद ग्रेट एग्जाम्पल्स, राइट। कई बार होता है कि बच्चे का मन है बच्चे जैसा ही होता है, बच्चे को बच्चे जैसी चीजें अच्छी लगती हैं, पर हमारी जो टीम है वो इतनी मैच्योर्ड है कि बच्चे जैसी कोई बात नहीं, विद्वान जैसी ही बात करेगी, क्योंकि आपको बनना ही विद्वान है। वी आर ट्राइंग टू एडिफाई यू। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ऑनलाइन सेशन में बड़ी सुस्ती आती है, बड़ी लेजीनेस आती है, और सर सुबह सुबह आप सेशन लेके आ जाते हो सर, एक तो नींद नहीं खुलती। जागो रे जिन जागना अब जागन की बार, और फिर क्या जागे नानका जब सोए पैर पसार। अगर आपको सोने के बहुत शौक है तो बुढ़ापे में पूरे कर लीजिएगा, क्योंकि बुढ़ापे में चारपाई से उठ ही नहीं पाओगे। जब तक उठ सकते हो तब तक उठो, जागो रे जिन जागना अब जागन की बार, और फिर क्या जागे नानका जब सोए पैर पसार। पैर पसर ही जाएंगे, पैर उठने ही लायक नहीं बचेंगे, शरीर में ऊर्जा बचेगी ही नहीं, राइट। तो फिर क्या ऊर्जा लगाओगे? अभी ऊर्जा लगा सकते हो। और एक बात बता दो बेटा, सुस्ती कब आती है या सुस्ती के कारण क्या है? हमेशा याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति अगर सुस्त है और अपनी सुस्ती को छोड़ता है तो उसके 3 कारण हो सकते हैं। लेजीनेस को छोड़ने के 3 कारण हो सकते हैं। किस तरीके से आपकी लेजीनेस जाएगी? जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में लेजीनेस महसूस करते हैं, जो कंटिन्यूटी नहीं रखते हैं, जो करते तो हैं पर बीच में छोड़ के चले जाते हैं, याद रखिएगा, द वे यू डू वन थिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग। अगर आपने सेशन को स्टार्ट किया है तो सेशन को जब तक अंत नहीं करते, इतनी संकल्प तो कम से कम रखो कि ये तो 1 घंटे का सेशन है। अगर लगातार 1 साल मेहनत करनी पड़ी, 1.5 साल मेहनत करनी पड़ी, एक्साइज इंस्पेक्टर या इनकम टैक्स ऑफिसर या फिर यूपीएससी तक सालों की जो मेहनत है वो कैसे कंटिन्यू करोगे? बीच में छोड़ छोड़ के भागना, ये आपकी आदत हो गई। सुस्ती कैसे भागती है? 3 तरीके से किसी व्यक्ति की सुस्ती जा सकती है। या तो सुस्ती जा सकती है आउट ऑफ, का मतलब होता है की वजह से, या तो सुस्ती आपकी भागेगी आउट ऑफ फियर। लेजीनेस या तो जा सकती है डर की वजह से, कोई तमंचा लेके तुम्हारे पीछे भागे तो तुम भाग खड़े होगे। आप ये नहीं कहोगे कोई तमंचा दिखा रहा है खोपड़ी पर रखे हुए, आप कहोगे मुझे बड़ी सुस्ती आ रही है, एक्स्ट्रा बत्ती जली होगी, माय गॉड मर गया, राइट। या तो आपकी लेजीनेस भागती है बेटा आउट ऑफ फियर, या तो डर की वजह से तुम्हारी सुस्ती भागती है। जैसे सामने कोबरा आके खड़ा हो गया, मान लीजिए कोबरा आके आपको दिखाई दे रहा है कि कोबरा ने फन उठा लिया है, अब आप बड़े सुस्त कहते मुझे यार कोबरा तो बेशक काट ले यार, मेरे को बड़ी सुस्ती आ रही है, काट ले। विल यू डू दैट? ऐसे थोड़ी करोगे जो काट लो जब सुस्ती आ रही है, नहीं, आउट ऑफ फियर आप भाग खड़े हो गए, आप टिकने वाले नहीं हो वहां पे, राइट। ऐसा नहीं होगा, हाँ कोबरा भाई साहब मैं बड़ा सुस्त आदमी हूं, देखो मैं भागने वाला नहीं, तुम काट लो कोई दिक्कत नहीं, काटो कोई दिक्कत नहीं, सारा जहर छोड़ दो जितना है। आउट ऑफ फियर, ये नेगेटिव तरीका है सुस्ती को छोड़ने का। आपके घर में आग लगेगी तो तुरंत भाग खड़े होगे, कोई सुस्ती आपके काम नहीं आती। या तो डर की वजह से आप सुस्ती को छोड़ दोगे, या फिर आप छोड़ोगे लालच की वजह से, आउट ऑफ ग्रीड। लालच की वजह से भी सुस्ती छोड़ सकते हो, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। लालच की वजह से, जैसे किसी ने कह दिया कहते मुझे बड़ी सुस्ती आ रही, कहते बाहर ना तेरे को देने के लिए कोई 1 करोड़ रुपया देने के लिए आया है, कहते कौन यार उठ के बाहर जाएगा, कहते उसको चला जाए, मेरा सुस्ती आ रही, नींद आ रही है यार। वाकई में ऐसा आप नहीं करने वाले। जैसे दिखा कि कोई लालच है तो तुरंत आपका जो सुस्ती है वो भाग जाती है, ना तो डर से ना लालच से बेटा। कुछ एक चीजें ऐसी भी होती हैं जो आउट ऑफ लव एंड केयर, आउट ऑफ लव एंड केयर, आप उस चीज की परवाह करते हो, आप उस चीज से प्यार करते हो। पढ़ने से इतना प्यार है, आप पढ़ने से इतनी परवाह है कि हमसे रहा ही नहीं जाता। पढ़ने से इतना प्यार और परवाह करते हैं हम पढ़ने की कि हमसे रहा ही नहीं जाता, हमसे वो काम किए बिना रहा नहीं जाता। अगर आप सो रहे हो, आपकी आदत है सुबह 11 बजे उठने की, पर 4 बजे फोन आता है घर से कि पापा आईसीयू में हैं, पापा आईसीयू में हैं, पापा सीरियस हैं। अगर जैसे ये मैसेज आता है, अब पापा को आप क्या करते हो बेटा? क्या पापा को लव करते हो? क्या पापा को केयर करते हो?
अगर लव और केयर करते हो तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप कहोगे कि यार मुझे बहुत सुस्ती आ रही है, आईसीयू वालों को बोले कि जो करना हो करे, मैं नहीं आ रहा? नहीं। आप क्या करेंगे? आप भाग खड़े होंगे। मैं चाहूंगा कि बेटा पढ़ाई जो है वो ना तो डर से करो, ना पढ़ाई लालच से करो। जब आप पढ़ाई कर ही रहे हो तो आप इस तरीके से करो कि यू केयर नॉलेज, यू लव नॉलेज, यू लव टू गेन इनसाइट, राइट। और याद रखना, हर वो व्यक्ति अमीर बनता है, अफ्लुएंट बनता है। अफ्लुएंट का मतलब क्या है? अमीर। हर वो व्यक्ति अफ्लुएंट बनता है, अमीर बनता है, जो अपनी सुस्ती को आउट ऑफ केयर, केयर की वजह से और प्यार की वजह से छोड़ देता है। वाक्य लिखिएगा इस बात पर, राइट। एवरीवन लिखेंगे बेटा, शाबाश। एवरीवन हु, त्याग देना होता है forsake। forsake का मतलब क्या है? लीव, त्यागना, त्याग देना। एक एक शब्द को लिखना बेटा, और न्यूज़पेपर्स पढ़ने आ जाएंगे। विद इन अ मंथ अगर कंटिन्यूटी आपने रखी, राइट। एवरीवन हु forsakes, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो त्याग देता है किसको? लेजीनेस को, राइट। और लेजीनेस का मतलब है टॉर्पिड नेचर, TORPID, टॉर्पिड नेचर। एवरीवन हु forsakes his torpid nature, मतलब लेजी नेचर, आउट ऑफ, पूरा वाक्य लिखेगा, आउट ऑफ माने की वजह से। एवरीवन हु forsakes, जो त्याग देता है, हिज टॉर्पिड, टॉर्पिड का मतलब लेजी, सुस्त नेचर, जो हर वो व्यक्ति जो अपने सुस्त स्वभाव को त्याग देता है आउट ऑफ लव एंड केयर, बिकम्स, क्या बन जाता है बेटा? अफ्लुएंट। वो अमीर बन जाता है। अमीर सिर्फ धन से नहीं, पद से, प्रतिष्ठा से, मान से, सम्मान से, इज्जत से, रुतबे से, दौलत से, शोहरत से, सारी चीजें उसके पास आने लग जाती हैं। वाक्य सारे के सारे वो होंगे जो आपको लगेगा कि ये वाक्य वाकई में कुछ मायने रखता है। ये शब्द वो नहीं है कि आई एम गोइंग, यू आर कमिंग, ही इज सिटिंग। अरे बेटा, वो मास लेवल की भाषा है, राइट। और अगर सेशंस आपको अच्छे लग रहे हैं, साथ साथ लाइक करते चलिएगा, राइट। साथ साथ चीजों को उस लेवल पर महसूस करते चलिएगा जिस लेवल पर मैं चाहता हूं कि आप महसूस करें भाषा को। हर एक व्यक्ति जो सुस्ती को त्याग देता है, किससे? लव एंड केयर की वजह से, बिकम्स अफ्लुएंट। वो आज नहीं तो कल अमीर हो जाएगा। तो इफ यू वांट टू बी अफ्लुएंट, यू शुड forsake योर टॉर्पिड नेचर। आपको अपनी सुस्ती के स्वभाव को त्याग देना चाहिए। ये वाक्य कहीं ना कहीं बेहतरीन तरीके से लिखिएगा और उसको एक ब्लॉक में, एक बॉक्स में रख लीजिएगा। और हमेशा याद रखिएगा कि सुस्ती आपको त्यागनी है तो डर की वजह से नहीं, लालच की वजह से नहीं। यू लव टू स्टडी एंड यू केयर फॉर स्टडी। आप परवाह करते हो पढ़ने की, राइट। तो इसीलिए आप पढ़ रहे हैं। कैस्टिगेट का मतलब डांट लगाना है बहुत उग्र तरीके से। टीडियस का मतलब थकाऊ और पकाऊ, राइट। अफ्लुएंट का मतलब अमीर। एडिफाई का मतलब टू टीच विद ग्रेट एग्जांपल्स। टीडियस का मतलब क्या है? थकाऊ, पकाऊ, बोरिंग, डल, दैट इज कॉल्ड टीडियस। होता क्या है, बहुत सारे बच्चे जो मैच्योर नहीं होते वो बेचारे पोषण को शोषण और शोषण को पोषण मान लेते हैं बेटा। पोषण को शोषण और शोषण को पोषण मान लेते हैं। जैसे जहां पे एंटरटेनमेंट हो रही है वहां पे आंखें एक्स्ट्रा वाइड ओपन है, और जहां सीखने को मिल रहा है हो सकता है कि वहां पे आंखें बंद हो, राइट। तो टीडियस का मतलब थकाऊ, पकाऊ और बोरिंग, राइट। कोई भी मूवी जब चल पाती है तो वो एंटरटेनमेंट के कारण ही चल पाती, राइट। हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, वाक्य लेंगे, द स्टोरी, शाबाश शाबाश, द स्टोरी the story of the movie, shabash, the story of the movie was, और यहां पे एक फिल इन द ब्लैंक बना दो बेटा और सोचो, पूरा दिन सोचना कि यहां पे कौन सा वर्ड आ सकता है। द स्टोरी ऑफ द मूवी वॉज कैसी? टीडियस, थकाऊ, पकाऊ, डल, बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग, राइट। कोई चीज बिल्कुल इंटरेस्ट ना देती हो, दैट इज कॉल्ड टीडियस। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वर्ड हमने कर लिया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। चलिए, पांचवें का क्वेश्चन मुझे जल्दी से बता दीजिए बेटा, आंसर बता दीजिए। द फैमिली नेम विच इज चेक्ड बिफोर मैरिज, राइट। इसमें से जो आंसर है, आंसर ए, बी, सी, डी, ऐसा फैमिली नेम, यानी कि आप उसे गोत्र कह सकते हैं, जो मिलाए जाते हैं शादी से पहले। मिलाए जाते कि नहीं मिलाए जाते? शादी से पहले जो गोत्र मिलाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं या किस वर्ड से जानते हैं? सगोत्र विवाह कभी नहीं होता, राइट। सो द फैमिली नेम विच इज चेक्ड बिफोर मैरिज, शादी से पहले कौन सा ऐसा नाम है जो चेक किया जाता है? आंसर बताइएगा बेटा,
राइट, आंसर बताते रहिएगा, कमेंट सेक्शन में मैं पढ़ रहा हूं। शाबाश, एलएस कुमार ने जवाब दिया, पुष्पेंद्र बैरागी ने दिया, आरएस मीना ने दिया। राइट, सो फैमिली नेम विच इज चेक बिफोर मैरिज, फैमिली का गोत्र, वो गोत्र जो चेक किया जाता है शादी से पहले। शाबाश, राइट, द फैमिली नेम विच इज चेक बिफोर मैरिज। अब देखिएगा ध्यान से, इसका सीधा सीधा जो आंसर बनेगा वो बनेगा कोग्नोमेन। कोग्नोमेन का मतलब, जैसे आप जो पीछे लगाते हैं, जो अपना सरनेम लगाते हैं कि भाई भारद्वाज है, कि वर्मा है, कि शर्मा है, कि दैया है, राइट, कि मलिक है, या जो भी आप पीछे लगाते हैं वो सारा का सारा क्या है, वो कोग्नोमेन है। स्पेलिंग याद करते हैं, कोग कैसे पढ़ोगे, कोग, राइट, कोग कैसे पढ़ोगे बेटा, COG, स्पेलिंग जरूर याद करें, कॉग। नो कैसे पढ़ोगे, NO, और मैन की स्पेलिंग आपको याद है। अगर एक साथ स्पेलिंग देखते हो तो दिक्कत आती है, तो आपको कैसे लिखना है इसको, राइट, याद करने की कोशिश करनी है कि कोग को अलग लिख लिया। अब मैंने देखा कि भाई मेरे मन में आ सकती है स्पेलिंग आराम से और साथ के साथ याद हो गई। कोग कैसे बोलेंगे, COG, नो कैसे बोलेंगे, NO, और मैन कैसे बोलेंगे, MEN। अब हम स्पेलिंग जोड़ के देख सकते हैं, कोग नो मैन, COG NO MEN, और जोड़ दिया, हमारे पास स्पेलिंग आ गई कोग्नोमेन। इसका मतलब द फैमिली नेम विच इज चेक्ड बिफोर मैरिज, वो गोत्र जो चेक किया जाता है, नाम जो चेक किया जाता है शादी से पहले, दैट इज कॉल्ड कोग्नोमेन। अब MET क्या होता है, कमेंट करके बताइएगा। आंसर हमें पता लग गया कि इसका आंसर डी है। MET क्या होता है? मैंने कहा ये सारे के सारे वर्ड्स वो है बेटा जो कभी ना कभी एग्जाम में आए होंगे, इसीलिए वो यहां पर हैं। आप पार्टिसिपेशन अपना बताइए, बताइए अपना आंसर। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। राइट, कोग्नोमेन से एक सेंटेंस लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं हम, बिल्कुल सही, या फिर सेंटेंस ऊपर लिखा ही हुआ है, हम MET से आ जाएं तो ज्यादा बढ़िया है, कोग्नोमेन से भी ले लेंगे। MET बताइएगा, शाबाश, बहुत बढ़िया। बताइए जरा MET का मतलब क्या है बेटा, कमेंट करके बताइए। शाबाश, जितने भी लोग अवेलेबल हैं कमेंट सेक्शन पे एक्टिवेटेड रहे बेटा, जितना एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, योर पार्टिसिपेशन इज इक्वल टू योर कंसंट्रेशन बेटा। द ग्रेटर द पार्टिसिपेशन द ग्रेटर द कंसंट्रेशन। अगर पार्टिसिपेशन घटा दी तो कंसंट्रेशन घट गई, और पार्टिसिपेशन बढ़ा दी तो कंसंट्रेशन बढ़ गई। सो यू हैव टू पार्टिसिपेट। शाबाश, बहुत अच्छे। बताइए जरा MET का मतलब आप क्या समझते हैं? हिंदी में चाहे तो हिंदी में बता सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। कमेंट आप चाहें, बस मतलब पता होना चाहिए। राइट, MET से आप क्या समझते हैं? MET का मतलब आप क्या समझते हैं? MET का मतलब होता है बेटा भाईचारा। MET का क्या मतलब होता है? भाईचारा। जैसे एक बड़ा प्यारा चुटकुला है कि जहां चारा मिल जाए वहीं पे लोग भाई बना लेते हैं। राइट, तो भाईचारे में चारा ज्यादा है, भाई वाली फीलिंग कम है। जितना चारा खिलाते रहोगे तब तक कहते तू अपना भाई है, तू अपना भाई है, तू अपना भाई है। राइट, और जिस दिन चारा डालना बंद कर दोगे उनको तो पहचानना बंद कर देंगे। तो भाईचारा चारे के साथ चलता है, चारा बंद तो भाईचारा बंद। राइट, सो अगर रोज शाम को चारा खिला दोगे उनको तो वो भाईचारा बना रहेगा। अगर चारा नहीं मिलना, चारा मिलना बंद हो गया तो भाईचारा खत्म। खैर, उसी के लिए वर्ड MET है। राइट, कहते हैं अपना भाईचारा है। बहुत सारे लोग कहते भी भाईचारे का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो जो भाईचारा है, आपस में जो भाव है, दैट इज कॉल्ड MET। MET का मतलब भाईचारा, आपस में जो ब्रदरहुड है, भाई जैसी फीलिंग जो है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? MET। तो MET का मतलब भाईचारा, आपस में इंसान का इंसान से हो भाईचारा। सो स्टेटमेंट लेते हैं, अ मैन ऑफ लेटर। एक वाक्य लिखेंगे अपनी नोटबुक में। शाबाश बेटा, अ मैन ऑफ लेटर। एग्जाम में कम से कम 10-15 बार पूछा गया ये एक्सप्रेशन कि मैन ऑफ लेटर का मतलब क्या है। अ मैन ऑफ लेटर का मतलब है शिक्षित आदमी, एजुकेटेड मैन। हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं शिक्षित आदमी। ऐसा व्यक्ति जो शिक्षित है, दैट इज कॉल्ड अ मैन ऑफ लेटर। अ मैन ऑफ लेटर फैलाता है, फैलाने को हम कहेंगे डायलेट। मैं जानबूझकर ऐसे शब्द लूंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और साथ में आसान शब्द भी जरूर लिखूंगा। इसका मतलब है स्प्रेड, SPREAD, और हिंदी में भी लिख दूंगा फैलाना। डायलेट का मतलब क्या है? फैलाना। तो अ मैन ऑफ लेटर डायलेट्स, यानी कि जो एजुकेटेड आदमी है वो फैलाता है। अरुणा साहू, शाबाश बेटा, लगे रहो, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अ मैन ऑफ लेटर यानी कि शिक्षित आदमी डायलेट्स, क्या क्या फैलाता है बेटा? यहां पे एक फिल इन द ब्लैंक। क्या वो हॉस्टिलिटी फैलाता है? MET का उल्टा है हॉस्टिलिटी बेटा। हॉस्टिलिटी माने शत्रुता।
हॉस्टिलिटी माने क्या है? शत्रुता। हाल तो मुझे पूछनी चाहिए थी आपसे, पर चलो मैंने बता दिया, कोई बात नहीं। कई बार मैं ऐसी गलतियां कर देता हूं कि बिना पूछे बता देता हूं, तो खैर पहले पूछ लेना चाहिए। हॉस्टिलिटी का मतलब क्या है बेटा? शत्रुता। जो व्यक्ति में एनिमी वाली फीलिंग है, क्या आप यहां पे मान लीजिए ये क्वेश्चन है और यहां पे इस फिल इन द ब्लैंक में एग्जामिनर ने पूछ लिया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है एमिटी और ऑप्शन नंबर बी में लिखा है हॉस्टिलिटी। स्पेलिंग भी याद करेंगे, बिल्कुल सही। हॉस्टिलिटी HOSTILITY, हॉस्टिलिटी। तो आपको साफ तौर पर देखो, अगर शब्दों का भाव पता लगा पा रहे हो बेटा तो आंसर आ जाएगा। और नहीं तो कितना भी आप रट लो कि नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग, प्रोनाउन ये होता है, एडजेक्टिव ये होता है, जिरेंड ये होता है, फाइनाइट ये होता है, नॉन फाइनाइट ये होता है। अगर आप कैसे भी आप कर लो, कितना भी आप रट लो, आप ये कहोगे कि ए जो है वो एक आर्टिकल है, डिटरमिनर है, मैन जो है वो नाउन है, ऑफ जो है वो प्रेपोजिशन है, लेटर जो है वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, राइट। इन सारी चीजों को रटने से आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा लिखा क्या हुआ है, राइट। तो हमने गाड़ी को तोड़ना नहीं है बेटा, गाड़ी को जोड़ना है और उसकी सेंस बनानी है। अ मैन ऑफ लेटर डायलेट्स, यानी कि शिक्षित आदमी फैलाता है क्या? क्या वो शत्रुता फैलाता है? फिर कहें कि शिक्षा। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? वो तो अशिक्षा है। तो जो शिक्षा है वो जोड़ती है, वो तोड़ती नहीं है। अगर ऐसी शिक्षा जो तोड़ती है, याद रखिएगा, एजुकेशन लिखेगा, शाबाश, एजुकेशन विच सेपरेट्स, ऐसी कोई भी एजुकेशन जो क्या करती है? अलग करती है, डिवाइड्स, जो डिवाइड करती है बेटा। एजुकेशन विच डिवाइड्स, उसका पता है क्या मतलब होता है? ब्रेन वॉश। वो एजुकेशन कहलाती ही नहीं है, वो इल एजुकेशन है बेटा। और साथ में एजुकेशन ना कहकर उसको हम कहते हैं इल एजुकेशन। ऐसी बुरी शिक्षा जो डिवाइड करती है उसको हम क्या कहते हैं? ब्रेन वॉश। टेररिस्ट लोगों को क्या किया जाता है बेटा? ब्रेन वॉश किया जाता है। ब्रेन वॉश का मतलब ऐसी शिक्षा जो कि, ऐसी गलत शिक्षा जो कि तोड़ने के लिए, ना कि जोड़ने के लिए। शिक्षा कभी तोड़ती नहीं है बेटा, शिक्षा हमेशा आपको क्या करती है? जोड़ती है, राइट। अ मैन ऑफ लेटर डायलेट्स क्या? हॉस्टिलिटी या एमिटी? तो आंसर डेफिनेटली एमिटी होगा बेटा। यस और नो? बिल्कुल सही। तो यहां पे हमने सारे वर्ड्स हमने देखे, यहां पे एमिटी देखा, हॉस्टिलिटी देखा, कोग्नोमेन देखा, राइट। एक ही वर्ड बचा, कंटेंशन। आप लोग बताओगे मुझे, आप लोग बताएंगे सारे के सारे के कंटेंशन का मतलब क्या है? बताइए, शाबाश, कमेंट करके बताइए, व्हाट डज इट मीन बाय कंटेंशन? कंटेंशन का मतलब क्या है? शाबाश रितु पवार, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे रितु पवार, RS मीना, बहुत अच्छे। अरुणा साहू ने पूरा सेंटेंस कमेंट किया है, वेरी गुड बेटा, मेहनती बच्चे, शाबाश बेटा। अ मैन ऑफ लेटर डायलेट्स एमिटी, वेरी गुड बेटा, शाबाश। याद हो जाएगा हमेशा के लिए, बिकॉज रिपीटिशन इज द मदर ऑफ मेमोरी। रिपीट करते रहो, मेमोरी में चीजें अपने आप से स्टोर हो जाएंगी। वेरी गुड, शाबाश बेटा, शाबाश। बताइए मुझे कंटेंशन का मतलब, राइट। चलिए मैं बताता हूं कंटेंशन। पहले स्पेलिंग याद करते हैं, टेंशन, राइट। कन, अकेले कोन का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? अगर मैं कोन कहूं कि इस कोन का मतलब एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, स्वाइंडल भी होता है इसका मतलब, और सिंपल कहना चाहो तो चीट। कोन का मतलब किसी को ठगना होता है बेटा, ठग लेना। अच्छा, एक वर्ड बनता है कोन मैन, इसका मतलब, कोन मैन का मतलब क्या है? जो दूसरों को ठगने वाला ठग है। कहते यार तू तो ठग है, ठग, तो दैट इज कॉल्ड कोन मैन। जैसे पढ़ाना टीच, पढ़ाने वाला टीचर, ऐसे ही ठगना क्या है? स्वाइंडल। तो ठगने वाले को हम क्या कह सकते हैं? स्वाइंडलर। एक वर्ड बनता है जो ठगता है लोगों को, उसको हम कहते हैं क्या? कहते हैं भैया उसके पास मत जाना, उसके पास मत जाना, क्योंकि वो एक स्वाइंडलर है। जैसे सोनीपत में, हरियाणा में एक जगह है सोनीपत, राइट। सोनीपत में एक जगह है रोहट, रोहट की नहर आती है, लहराड़ा है, बैयापुर है, जगह है, कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे, कुछ लोग जो समझ पाए वो समझें। तो वहां पे जो नहर आती है उससे पहले बड़े जबरदस्त पेड़े बनाता है, बड़ा मशहूर पेड़े वाला है ठग्गू पेड़े वाला। अगर हम कहें ठग्गू पेड़े वाला, जिसे हम कह रहे हैं ठग्गू, ठग्गू मतलब वो अपने आप को क्या बता रहा है? और ऐसे पेड़े बनाता है, और नाम क्या रखा है? ठग्गू पेड़े वाला। और वो बिल्कुल नहीं ठगता है साहब, अपना नाम क्या रखा है? ठग्गू पेड़े वाला।
नाम रखा है ठग्गू पेड़े वाला। ठग्गू की इंग्लिश क्या है? कौन मैन। ठग्गू की इंग्लिश क्या है? स्वाइंडलर। ठग्गू की इंग्लिश क्या है? चीटर। ठग्गू पेड़े वाला। और भी पेड़े वाले हैं, जैसे अगर हम देखें तो पेड़े वालों के और भी रामकिशन पेड़े वाला है, राइट। और भी जो है पेड़े वाले मशहूर है वहां पर ठग्गू के पेड़े बड़े स्वादिष्ट हैं। नाम अपने आप का उसने रखा ठग्गू, तो ठग्गू मतलब क्या? कॉनमैन, स्वाइंडलर, पर उसकी क्वालिटी बिल्कुल ठगती नहीं है। तो कई बार हमें शब्दों के पीछे नहीं, भाव के पीछे जाना चाहिए और क्वालिटी के पीछे जाना चाहिए, राइट। सो बिल्कुल सही बात, हास्यास्पद ही है। उसने अपनी दुकान का पूरा नाम लिखा है ठग्गू पेड़े वाला। अब कोई सोचेगा बोर्ड को देख करके मैं जाऊं कि ना जाऊं, पर अगर एक बार उसका पेड़ा खा लिया तो आपको पता लगेगा कि ये ठगता ही नहीं है। आप बार बार ठग्गू के पेड़े के पास ठगने के लिए जाएंगे कि भैया ले पैसे ले और मुझे इस तरीके से ठग के पेड़े खिला। क्लियर के नॉट क्लियर? नाम पर नहीं, काम पर जाइएगा बेटा, राइट। तो कन का मतलब कैसे पढ़ोगे? कौन, टेन। और शन देखो ऐसे ही पढ़ा जाता है, करप्शन में, पोल्यूशन में TION से ही तो शन पढ़ा जाता है, यस और नो, राइट। TION, कंपटीशन में भी TION आता है, करप्शन में भी TION आता है, पोल्यूशन में भी TION आता है। तो शन को कैसे पढ़ा जा रहा है? TION। तो बन गया कंटेंशन। अब मुझे स्पेलिंग याद हो जाएगी कैसे। कन अलग तोड़ लिया CON, टेन अलग तोड़ लिया TEN, और शन अलग तोड़ लिया TION। तो स्पेलिंग को मैं जोड़ सकता हूं। कन कैसे पढ़ा? CON। कन। टेन कैसे पढ़ा? TEN। और शन कैसे पढ़ा? बिल्कुल सही, बोले कंटेंशन। स्पेलिंग भी याद हो गई और मीनिंग है विवाद, झगड़ा, कलेश। बेटा लिखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। अगर एक चीज भी सीखी तो आना सफल हो गया, और साथ के साथ याद हो जाएगी आपको। वादा करता हूं कि जो भी शब्द कराऊंगा उसकी स्पेलिंग साथ साथ आपको याद हो जाएगी। आप अपनी नोटबुक रिपीट करोगे, आपको क्या ऐसे तो कभी हुआ ही नहीं कि मुझे स्पेलिंग याद हो जाए और मुझे स्पेलिंग से याद होने लगी, राइट। तरीका जैसे बता रहा हूं बस वैसे फॉलो करते आइएगा, एक एक स्पेलिंग याद हो जाएगी बेटा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको स्पेलिंग याद ना हो। कन, टेन, शन सारा मिलकर बन गया कंटेंशन, का मतलब विवाद है। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन इससे आते हैं, जैसे एक वर्ड बनता है, एक एक्सप्रेशन। एग्जाम में कम से कम 15-20 बार पूछा गया ये क्वेश्चन, अ बोन ऑफ कंटेंशन। अ बोन ऑफ कंटेंशन की स्पेलिंग बताइएगा, कन, टेन और शन। बोले अ बोन ऑफ कंटेंशन, बोलो, शाबाश। अ बोन ऑफ कंटेंशन बोल बोल के क्लास 10 किया करें, वेरी गुड। अ बोन ऑफ कंटेंशन यानी कि फसाद की जड़, झगड़े की वस्तु। कहते ये तो असली फसाद की जड़ है। तो फसाद को इंग्लिश में क्या कहोगे? हाँ बेटा, फसाद को इंग्लिश में क्या कहोगे? कंटेंशन। बोन माने हड्डी, दो कुत्ते हैं, हड्डी एक है, उसी हड्डी के ऊपर दोनों का झगड़ा हो रहा है, तो वो क्या बन गई? आवाज नहीं आई। द बोन ऑफ कंटेंशन। कई बार आप वहां से बोलोगे, बिल्कुल फसाद की जड़, झगड़े की वस्तु, दैट इज कॉल्ड अ बोन ऑफ कंटेंशन। या फिर एक एक्सप्रेशन, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। लिखो बेटा, शाबाश। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। कॉर्ड माने धागा, दिल से दिल का धागा अगर जुड़ा हुआ हो तो वो कॉर्ड कहलाता है। धागे को हम क्या कहते हैं? कॉर्ड। अगर धागा टूटा हुआ है तो वर्ड बन जाता है डिस्कॉर्ड। यानी कि जिस पर किसी व्यक्ति का विवाद हो गया हो, मन के संबंध टूट गए हो, झगड़ा हो गया हो, विवाद हो गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का भी मतलब क्या है? विवाद, झगड़ा और कलेश। इसका उल्टा क्या होता है? एक वर्ड आपने सुना होगा, अकॉर्ड। एक होंडा की बड़ी प्यारी गाड़ी है, होंडा अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब क्या है? सहमति, समझौता, आपस में जो विवाद कभी नहीं होता। तो फैमिली में क्या होना चाहिए? किसी भी परिवार में डिस्कॉर्ड होना चाहिए, अकॉर्ड होना चाहिए? अकॉर्ड होना चाहिए। एवरी फैमिली मस्ट हैव अकॉर्ड, राइट। तो अकॉर्ड का मतलब सहमति। जब हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू मी, इसका मतलब मेरी सहमति के अनुसार। जब आप कहते हैं अकॉर्डिंग टू मी, भाई मेरे हिसाब से, तो आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं मेरी सहमति से, मेरे विचार से। तभी वर्ड आता है अकॉर्ड। उसमें अकॉर्ड वर्ड आता नहीं अकॉर्डिंग में। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका मतलब मेरी सहमति से, मेरा मन किस चीज को लेकर सहमत है, तो वर्ड आता है अकॉर्डिंग टू मी। या फिर इसी के लिए एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, मूट पॉइंट। मूट पॉइंट, इन सब का मतलब क्या है बेटा? फसाद की जड़, झगड़े की वस्तु। दैट इज कॉल्ड अ बोन ऑफ कंटेंशन। तो कंटेंशन, जैसे कश्मीर इज नहीं कहूंगा, कश्मीर वॉज कहूंगा, क्योंकि अब कोई विवाद नहीं है, कश्मीर अब हमारा होके रहेगा। तो मैं क्या कहूं? कश्मीर इज बोन ऑफ कंटेंशन या कश्मीर वॉज? कश्मीर वॉज द बोन ऑफ कंटेंशन। क्लियर के नॉट क्लियर? हाँ, विवाद है, थोड़ा बहुत जो बचा है वो खत्म हो जाएगा। क्लियर के नॉट क्लियर? क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति आर्थिक रूप से टूटता है,
तो उसकी सुनवाई खत्म हो जाती है। सामर्थ्यवान की आवाज सुनी जाती है बेटा इस दुनिया में। अगर आप सामर्थ्यवान हो तो सुनी जाएगी, पर अगर आप सामर्थ्यवान नहीं हो तो कोई आपकी सुनेगा नहीं। अगर आज किसी सामर्थ्यवान व्यक्ति को छाती में दर्द हो जाए और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए तो उससे मिलने के लिए शाम तक हो सकता है 2000 लोग वहां पे तांता लगा ले हॉस्पिटल के आगे, क्योंकि वो सामर्थ्यवान है, ताकतवर है। पर जो रोड में फुटपाथ पे लोग पड़े हैं, क्या उनको छाती में दर्द नहीं होता होगा? क्या उनको दिक्कतें नहीं होती होंगी? क्या उसकी दिक्कत पूछने के लिए कोई जा रहा है? जब तक सामर्थ्यवान नहीं बनोगे तब तक जीवन पशु के जैसा रहता है। इंसान की फीलिंग व्यक्ति तभी ले पाता है इस समाज में जब उसके पास सामर्थ्य होती है, जब उसके पास ताकत होती है। इसलिए कमजोर पैदा होना प्रकृति और कमजोर मरना आपका चयन है। अगर कमजोर पैदा हुए हो तो यह प्रकृति है, कोई दिक्कत नहीं, पर कमजोर मरोगे तो यह आपका अपना चयन होगा, सामर्थ्यवान होके जाना है। तो जैसे मैंने कहा कि कंटेंशन का मतलब क्या? विवाद। तो कश्मीर वॉज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, राइट? तो इससे एक सेंटेंस हम ले सकते हैं। आर यू रेडी? चलिए, बहुत अच्छे, एक वाक्य लेते हैं और उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंटेंशन का मतलब विवाद की वस्तु, फसाद की जड़। जैसे द रिमोट कंट्रोल ऑफ टीवी, टेलीविजन। दो बच्चे हैं, उनके बीच में अगर रिमोट कंट्रोल रख दिया जाए, छोटे बच्चे हैं, एक रिमोट है, उनके बीच में आप पाओगे कि 5 मिनट में ही थपड़म थपड़ी हो जाती है। मुझे पोगो देखना है, मुझे कार्टून नेटवर्क देखना है, मुझे मोगली देखना है, मुझे ये देखना है, दैट इज कॉल्ड, राइट, वो बोन ऑफ कंटेंशन बन जाता है। द रिमोट कंट्रोल ऑफ अ टीवी इज अ बोन ऑफ, और यहां पे अगर फिल इन द ब्लैंक कर दूं, बिटवीन द किड्स। दो बच्चे बैठे हैं, बिटवीन मैंने क्यों कहा? क्योंकि मैंने दो ही बच्चे दिखाए, अगर दो से ज्यादा होते तो मैं अमंग भी लिख सकता था। द रिमोट कंट्रोल ऑफ द टीवी इज अ बोन ऑफ कंटेंशन। हम किसी को बोल के बता रहे हैं कि भैया इनके बीच में अगर रिमोट छोड़ दो 5 मिनट में इनका झगड़ा हो जाता है। इसका मतलब उनके बीच में वो जो रिमोट कंट्रोल है वो क्या है बेटा? एक फसाद की जड़ है, अ बोन ऑफ कंटेंशन है, राइट? यहां से आगे अब मैं थोड़ी सी ग्रामर आपकी चेक करूंगा क्वेश्चंस के माध्यम से, और आपको लगातार पार्टिसिपेट करना है। यहां पे हमने शब्दों को पूरा किया, अब यहां से आगे जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में थोड़ा सा पार्टिसिपेशन चाहिएगा, लगातार अपने पार्टिसिपेशन को मेंटेन रखिएगा। वाक्य को एक बार मेरे साथ पढ़ लीजिएगा। द रिमोट कंट्रोल, बोले, ऑफ टीवी इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द किड्स। दो बच्चों के बीच में जो आपका रिमोट कंट्रोल है वो क्या है? एक बोन ऑफ कंटेंशन है, राइट? तो यहां से आगे अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं, और जल्दी जल्दी मुझे जवाब दीजिएगा क्योंकि सारे के सारे बच्चे आप शिक्षित हैं, राइट? और ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब फिल इन द ब्लैंक ऑफ प्रीवियस पेपर्स, प्रीवियस एग्जाम्स। चलिए, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ प्रीवियस एग्जाम्स। बोलेगा कोई नहीं? अपनी नोटबुक में, राइट, या फिर अपना कमेंट करके बताते रहेंगे। कीप क्वाइट, वी ब्लैंक टू द रेडियो। और यहां पे आपको जो भरना है वो लिसन भरना है। तो लिसन किस फॉर्मेट में भरा जा सकता है? शाबाश, बहुत अच्छे बेटा, कोशिश करेंगे। बहुत अच्छे रितु पवार, वेरी गुड। मनीषा कुमारी, अरुणा साहू, बहुत अच्छे बेटा। जवाब दीजिए कि यहां पे आपको लिसन भरना है तो किस तरीके से भरना है? क्या भरेंगे वहां पे? कीप क्वाइट, वी ब्लैंक टू द रेडियो। बहुत अच्छे पुष्पेंद्र, वेरी गुड। और बताइए, पार्टिसिपेट करते रहिए, सही गलत का मुद्दा नहीं है बेटा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एल एस कुमार, बहुत बढ़िया बेटा। ओशिन चौधरी, हिमानी त्यागी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मनीषा कुमारी, रितु पवार, बहुत अच्छे। अब इस बात के ऊपर हम चलते हैं और महसूस करते हैं कि हम किसी को कह रहे हैं कि कीप क्वाइट, कि भाई चुप हो जाओ। तो इसका मतलब हम यही तो कह रहे हैं, चुप हो जाओ, बिकॉज अब लिसन हमें वहां पे भरना है, राइट? यानी कि जिसको भी मैं ये वाक्य बोल रहा हूं, ये वाक्य आपको नहीं लगता कि ये वाक्य जो बोल रहा है वो एट दिस मोमेंट का है? महसूस करो बेटा,
वाक्य को एक्सप्लेन करके चलेंगे, सिर्फ बात करके नहीं चलेंगे। आंसर ले लेना और आंसर की गहराई में जाना दो अलग अलग बातें हैं बेटा। आंसर की गहराई में चलेंगे तो बहुत गजब की बात है। क्या आपको नहीं लगता कि ये कीप क्वाइट जब मैं किसी को कह रहा हूं तो ये इसी क्षण में कह रहा हूं, जैसे मैं आप सबको कहता हूं कि कमेंट करके बताइए तो ये एट दिस मोमेंट हो रहा है। अगर मैं कहता हूं कि बोल बोल के जवाब दीजिए तो ये एट दिस मोमेंट हो रहा है, राइट। और एट दिस मोमेंट को हिंदी में अगर लिखूं तो इसका मतलब होता है इस क्षण में। और एक बात बहुत खास है, इस क्षण में इज इक्वल टू जीवन। इस क्षण में इज इक्वल टू जीवन। बहुत अच्छे रोशन जैन, बहुत बढ़िया बेटा। याद रखिएगा, जिसे आप जीवन कहते हैं, फिर सुनिएगा, जिसे आप जीवन कहते हैं वो सिर्फ एक ही जगह महसूस होता है बेटा, सिर्फ एक ही जगह महसूस होता है। ना तो उस क्षण में जो था, ना उस क्षण में जो होगा। जीवन सिर्फ, जैसे मान लीजिए आपको अगर जीवन महसूस करना है तो क्या आपको कल के क्षण में महसूस हो जाएगा या उससे आगे वाले क्षण में महसूस हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, राइट। आपको जो जीवन महसूस होगा वो इसी क्षण में महसूस होगा। और इस क्षण की सबसे खास बात है, इस क्षण की सबसे खास बात है कि काम जारी महसूस होगा। जब जब जीवन महसूस होता है तो जारी महसूस होता है। आप एक बार अपनी पूरी चेतना को इस क्षण में लाके देखें। जैसे इस क्षण में मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, काम जारी है। इस क्षण में सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, ट्रैफिक चल रहा है। इस क्षण में जैसे ही आप आते हो, जैसे आप अपने घर पे बैठे हो, आप देखते हो इस क्षण में जैसे ही अपनी चेतना को, अपने होश को लेके आते हो तो देखते हो कि इस क्षण की एक सबसे खास बात कि हमेशा काम जारी दिखाई देता है। जब भी आप इस क्षण में आते हो, जैसे ही आपने देखा कि इस क्षण में, तो आपने देखा कि मम्मी के साथ खाना बनाने वाला काम जारी है, आपने देखा मेरी बहन के साथ पढ़ने वाला काम जारी है, पापा के साथ टीवी देखने वाला काम जारी है, और काम जारी है तो आईएनजी आता है, राइट। और यहां पे जो आंसर बनेगा, हम किसी को कह रहे हैं कि इस क्षण में जीवन जहां भी महसूस होगा वो कहां महसूस होगा? इस क्षण में। और जैसे ही आप कहते हो इस क्षण में, जब हम कहते हैं कीप क्वाइट तो हम कह रहे हैं भाई चुप हो जाओ। क्यों? क्योंकि इसमें हिडन क्या है? इसमें छिपा हुआ है एक नाम, क्या? एट दिस मोमेंट। हम कह रहे हैं कि भैया चुप हो जाओ क्योंकि हम अभी रेडियो सुन रहे हैं, चुप हो जाओ क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं, चुप हो जाओ क्योंकि हम अभी पूजा कर रहे हैं। तो इसका मतलब इस क्षण में वो उसमें हिडन है और इस क्षण में हमेशा काम जारी होता है। जैसे ही आप रोड पर खड़े हो और देखते हो कि इस क्षण में, तो आपको देखता है कि गाड़ी आ रही है, जा रही है, जहां भी नजर घुमाओगे तो आपको इस क्षण में काम जारी ही दिखेगा। इस क्षण की सबसे खास बात कि काम जारी है, और जहां भी काम जारी है उसमें आप क्या लगा दोगे? डेफिनेटली काम जारी है तो एनजी है, मशीन को भी पता है कि एनजी आता है, और वी के साथ आप क्या लगा देंगे? आर। और लिसन का बन जाएगा लिसनिंग। कीप क्वाइट, वी आर लिसनिंग टू द रेडियो। कह रहे भी चुप हो जाए बिकॉज वी आर लिसनिंग टू रेडियो। बिल्कुल सही बात है। इस क्षण में, इसमें हिडन जो छुपा हुआ था टाइम, वो क्या है? एट दिस मोमेंट, राइट। तो एग्जाम में जब पूछा गया, ये सारे के सारे क्वेश्चंस वहीं के हैं बेटा, तो बिल्कुल सही। तो एक क्लू उसमें हिडन था, वो हमने देखा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि वी आर लिसनिंग टू द रेडियो, हमने भरा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शाबाश, जवाब देना शुरू करेंगे, जवाब देना शुरू करेंगे। वेरी गुड। एलएस कुमार, रॉयल बॉय, प्रदीप बैरागी, बहुत अच्छे बेटा। स्टार्ट आंसरिंग। द पिक्चर ब्लैंक ऑन द वॉल, क्या भरेंगे? हैंग भरना है। सोनू चौहान, बहुत अच्छे बेटा। जो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं सब बढ़िया, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। द पिक्चर हैंग ऑन द वॉल। मनीषा कुमारी, हंग ऑन द वॉल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कोशिश करें। दो ही पार्टिसिपेशन। शाबाश, हिमानी त्यागी का भी पार्टिसिपेशन आया। वेरी गुड हिमानी, बहुत अच्छे। मुद्दा सही गलत का नहीं है, मुद्दा चीजों के जवाब देने का। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया। रोशन जैन, अरुणा साहू, गुड, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया सोनू चौहान, वेरी गुड, वेरी गुड। नूरजहां,
बेटा एक्सप्लेन इसको मैं अगली क्लास में करूंगा, पर मैं आंसर बता दूं, या तो इज हैंगिंग होगा या वॉज हैंगिंग होगा और इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। या तो इज हैंगिंग होगा या वॉज हैंगिंग होगा, दोनों आंसर हो सकते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा ये अगली क्लास में बताऊंगा, थोड़ा सस्पेंस रहने दो। यहां से अगले क्वेश्चंस थोड़े से टेक्निकल रहेंगे, उनको एक्सप्लेन भी कर लेंगे, साथ साथ चीजों की सिचुएशन को महसूस भी कर लेंगे। आज के कोऑपरेशन के लिए, आज के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मत समझना कि छोड़ दिया, जैसे मैंने कल की चीज को आज रिवाइज किया तो आने वाली क्लास में जो भी है, जो भी पिछला हुआ है उसको एक बार रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से रिवाइज करते चलिएगा। मेरा उद्देश्य है कि आपके नोट्स उस लेवल तक एक महीने में हो जाएं कि आपको न्यूज़पेपर्स पकड़ में आने लगे। और यहां पर इन सेशंस में हम न्यूज़पेपर्स के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को भी डिस्कस करेंगे, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस अरेंजमेंट, उन्हीं में से निकालेंगे और देखते हैं कि वहां से चीजें कैसे बनती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट आज के कोऑपरेशन के लिए, मुझे सुनने के लिए। अगर सेशन अच्छा लगा हो, और इसमें अगर क्लॉज इसलिए है कि आपको अच्छा लगे तभी कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। तो बहुत सिंपल सी बात, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, राइट। सो आज के कोऑपरेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।